मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जिस समय चल रहा था, पूरी दुनिया की स्थिति बहुत बुरी थी और भारत की स्थिति तो और भी बुरी थी। भारत के लोग यह आशा लगाए हुए बैठे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म होगा तो हमारी स्थिति सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका ठीक उल्टा हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद में यहाँ की स्थिति और भी बुरी हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन जो था वो एलाइड पावर की तरफ से लड़ रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की जीत हुई थी। इसमें ब्रिटेन की जीत तो जरूर हुई थी, लेकिन ब्रिटेन का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया था। ब्रिटेन को इसके लिए दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ा था और इस कर्ज की भरपाई के लिए उसे सबसे अच्छा तरीका दिख रहा था भारत। ठीक है, उसने भारत पे लगाम कसना शुरू किया। उसने भारत में कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, जिसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले जो भारत में चीज़ों की जो कीमतें थीं, वो कीमतें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ठीक डबल हो गई। भारत में पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में ज़बरदस्ती गांव-गांव से लड़कों को फोर्सफुली मिलिट्री में और आर्मी में रिक्रूटमेंट किया जा रहा था और उस साल फसल भी बर्बाद हो गई थी, जिसके चलते जो अनाज का प्रोडक्शन था उस साल हमारे देश में बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, जिसके कारण डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गया था। इसके कारण पूरी तरफ स्टारवेशन था, भूखमरी फैली हुई थी, लोग भूख से तड़प तड़प करके मर रहे थे। और इतना ही कम था कि उसी समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया, जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके चलते बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, आपके बुक में करीब डेटा है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे उसमें। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत का पॉपुलेशन घटा था। आज तक भारत का पॉपुलेशन हमेशा बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। ठीक है, तो इतना कुछ हो रहा था और ऐसी स्थिति में लोग अंग्रेज़ों से तो परेशान थे ही, और इसमें तो परेशान थे ही लोग। लगभग 100 साल 200 साल से अंग्रेज़ों का हम लोग उसके जो अत्याचार है उसको सह रहे थे। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ नहीं था रेवोल्यूशन। यहाँ पर रेवोल्यूशन हुए थे। 1857 में तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें कि झांसी की रानी, यहाँ बिहार से कुंवर सिंह और बहुत सारे मंगल पांडे लोग, इस तरह के लोगों ने उसमें रिवोल्ट किया था, जिसमें उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद भी बहुत सारे रिवोल्ट्स अंग्रेज़ों के खिलाफ होते रहे हैं। कभी छोटा नागपुर रांची में हुआ, कभी राजस्थान में हुआ, कभी सन्यासियों ने रिवोल्ट किया, कभी आदिवासियों ने रिवोल्ट किया, तो कभी नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, कभी महाराष्ट्र से रिवोल्ट होते रहते थे। ठीक है, ये और अंग्रेज इसको कुचल दिया करते थे। ठीक है, तो और कोई हमारे देश में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो कि पूरे इंडिया को लीड कर सके। कोई लीडर्स थे तो वो लोकल लेवल्स के थे। कोई अपना बिहार लेवल का लीडर है, कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है, कोई सिंध का लीडर है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई नेतृत्व कर सके, कोई लीड कर सके, ऐसा कोई लीडर था ही नहीं भारत में। और ऐसी स्थिति में 1915 में भारत को एक ऐसा लीडर मिल जाता है। ठीक है, और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी नॉर्थ इंडिया से लेकर के नीचे आपको तमिलनाडु तक, और वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, यानी कि आपको बलूचिस्तान से लेकर के इधर बर्मा तक के लोगों को वो यूनाइट कर देते हैं और पूरे भारत का एक साथ नेतृत्व करते हैं। गांधी जी और आगे क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले हम लोग जरा सा गांधी जी के बारे में एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। वैसे गांधी जी के बारे में दुनिया में सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। इस दिन को गांधी जयंती के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, और पूरे भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में इस दिन को इंटरनेशनल पीस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1887 में गांधी जी जब 18 साल के हो गए तो इस उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के ठीक 1 साल के बाद यानी 1888 में ये आगे की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने 3 साल तक अपनी पढ़ाई की और 3 साल के बाद यानी कि 1891 में ये वापस भारत आ गए। ठीक है, और इसके ठीक 2 साल के बाद यानी कि 1893 में जब वो सिर्फ 24 साल के थे तो उनको एक जॉब का ऑफर हुआ। साउथ अफ्रीका की एक कंपनी थी, उस कंपनी ने इन्हें जॉब ऑफर किया था, और ये जो जॉब था वो 17,200 रुपये का पैकेज था इनको मिला था। और ये बहुत काफ़ी बड़ी रकम थी, क्योंकि आज के ज़माने में भी
बहुत सारे लोग 17,200 रुपया नहीं कमा पाते हैं, और ये उस ज़माने में इतना बड़ा पैकेज मिला इनको जिसको कि ये ना नहीं कर पाएँ। हम आपको ये बता दें कि जैसे भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था। अफ्रीका में काम करते हुए इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें इनको काफ़ी सफलता मिली और इनकी ख्याति पूरी बढ़ने लगी, और ये पॉपुलर होने लगे। पूरे साउथ अफ्रीका में ही नहीं पॉपुलर हो गए, ये लंदन में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और भारत में भी पॉपुलर हो गए। भारत में भी ये कहा जाने लगा कि साउथ अफ्रीका में एक वकील है जो कि अंग्रेज़ों का हालत ख़राब करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर हो गए। और फिर 1915 में जब ये 46 साल के उनकी उम्र थी, 46 ईयर के थे 1915 में, ठीक है, ये वापस भारत आ गए। इनका जॉब ख़त्म हो गया होगा या क्या मैटर था वो हमको नहीं पता है डिटेल में। ठीक है, ये वापस आ गए 1915 में। तो जब ये 1915 में आए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और ये 15 में भारत आते हैं। तो जब ये भारत आते हैं तो भारत में एक पहले से ही उत्साह था कि जो आदमी इंडिया का है और वो साउथ अफ्रीका में रह करके वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ करके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, तो वो भारत में आकर के हम लोगों के लिए क्या नहीं कर देगा। तो पूरे भारत के लोग उनके आने के पहले ही उनको अपना हीरो मान चुके थे और उनका बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वो पानी के जहाज़ से भारत आते हैं तो उनका स्वागत में यहाँ के लोग खड़े रहते हैं, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थी वो खड़ी रहती है। ठीक है, और इनका काफ़ी वेलकम होता है और ये ऑटोमेटिकली ये एक पैन इंडिया लीडर बन जाते हैं। ठीक है, और जो भारत के पास ऐसा कोई लीडर नहीं था, कोई भारत की बात बोलने वाला, लीडर्स थे लेकिन छोटे छोटे लीडर्स थे, एक रीजनल लेवल पे लोकल लीडर्स थे। भारत का नेतृत्व करने वाला भारत को एक लीडर मिल चुका था और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। जब ये भारत आए तो भारत के लोगों को इन्होंने स्ट्रगल करने का एक तरीका बताया जिसे ये सत्याग्रह कहते थे। आइए पढ़ते हैं हम लोग कि ये तरीका क्या था। आइए टेक्स्ट बुक में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पेज नंबर 30 में हैं। ये पेज नंबर 30 में आपको एक फ़ोटो दिखाया जा रहा है जो कि ये कैमरा से खींचा हुआ फ़ोटो है और ये साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो उस समय का फ़ोटो है। आप इसमें देख सकते हैं कि गांधी जी यहाँ पर आगे आगे चल रहे हैं और इनके पीछे पूरी भीड़ चली आ रही है। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। 2 इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉक्सर्स्ट 6 नवंबर 1913। तो ये 6 नवंबर 1913 की बात है। महात्मा गांधी वाज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल when the marchers were stopped and Gandhi ji arrested, thousands of more workers joined the satyagraha against racist laws that denied rights to non-white। वहाँ पर एक कानून था जिसके अंतर्गत जो वहाँ के जो वाइट लोग थे यानी कि अंग्रेज लोग थे उन्हीं को कुछ अधिकार मिले हुए थे और जो काले लोग थे मतलब जो अफ्रीका के ओरिजिनल लोग थे उनको वो अधिकार नहीं मिला था। इस कानून के खिलाफ वो एक मार्च निकाले थे, एक सत्याग्रह निकाले थे और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वो मार्च में पूरे अफ्रीका के लोग उनका साथ दे रहे हैं और इस तरीके से उनके पीछे पीछे पूरी भीड़ चली आ रही है और यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर उन्हें सज़ा भी दी गई और वो जेल में भी थे। लेकिन जितना दिन वो जेल में रहे पूरे बाहर में क्रांति फैलती जा रही थी और अंग्रेज़ जो गवर्नमेंट थी वो डर करके उनको रिहा करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी 1915 में वापस भारत आ गए। As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। जैसा कि हम जानते हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे जहां पर उन्होंने सफलतापूर्वक रेसिज्म से लड़ा था। रेस का मतलब होता है नस्ल, जैसे फूलों के नस्ल होते हैं, उदाहरण के लिए गुलाब के फूल के बहुत सारे नस्ल होते हैं, रेड, पिंक, वाइट, येलो, ब्लैक। जानवरों के भी नस्ल होते हैं, जैसे अलग अलग कुत्तों के अलग अलग नस्ल होते हैं, गायों के नस्ल होते हैं। उसी तरह इंसानों के भी नस्ल होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। चाइनीज़ लोग बिल्कुल अलग प्रकार के दिखते हैं, अफ्रीकन अलग दिखते हैं, अमेरिकन अलग दिखते हैं। तो इंसानों के भी अलग अलग नस्ल होते हैं। तो रेस से ही रेसिज्म वर्ड बना है। रेसिज्म का मीनिंग होता है रेस यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। जैसे मेरे काला रंग के होने के कारण यदि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो इसे रेसिज्म कहा जाएगा। साउथ अफ्रीका भी ब्रिटेन का कॉलोनी था और वहाँ के लोग हम लोगों से
अधिक काले होते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते थे। एक बार तो हमारे गांधी जी काला होने के कारण उन्हें ट्रेन से फर्स्ट क्लास डिब्बे से जबरदस्ती नीचे फेंक दिया गया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का मीनिंग यह हुआ कि एक ऐसा आइडिया जो सच की ताकत पर और सच की खोज की आवश्यकता पर बल देता है। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. यदि हम सही हैं या सच के साथ हैं और हमारा संघर्ष अन्याय के अगेंस्ट में है, तो हमें अत्याचारी से लड़ने के लिए किसी फिजिकल यानी कि शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं है, जैसे हमें लाठी, तलवार या बंदूक की भी आवश्यकता नहीं है। Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. बिना किसी बदले की भावना रखे हुए और आक्रामक हुए मीन्स बिना किसी को क्षति पहुंचाए या एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई जीत जाता है, वो भी अहिंसा के रास्ते पे चलकर। This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. अत्याचारी की आत्मा को झकझोर कर उससे अपील किया जाता है। People including the oppressor had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. हिंसा के द्वारा सच जबरदस्ती मनवाने की बजाय अत्याचारी समेत बाकी सभी लोग सच देखने के लिए विवश हो जाते हैं और उनको न्याय करना ही पड़ता है। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. और इस तरह से संघर्ष करने पर सच्चाई की अंत में जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का विश्वास था कि इस तरीके से अहिंसा के धर्म के द्वारा पूरे भारतीयों को एकजुट किया जा सकता है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने भारत की विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक सत्याग्रह को संगठित किया। इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1916 में वो बिहार के चंपारण गए, जहां नील की खेती कर रहे किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। Then in 1917 he organized सत्याग्रह to support the peasants of खेड़ा district of गुजरात। फिर 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में गए, वहां पर उन्होंने किसानों को सत्याग्रह के लिए संगठित किया। Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of खेड़ा could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed। पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और जैसे आज कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, उसी प्रकार उस समय प्लेग नाम की बीमारी या महामारी से लोग मर रहे थे। खेड़ा के किसान राजस्व यानी कि टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए वो टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement amongst cotton mill workers। फिर महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद गए, जहां वो सूती कपड़ों के कारखानों, जिसे कॉटन मिल कहा जाता है, वहां के श्रमिकों को सत्याग्रह आंदोलन के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ए, महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर क्या विचार थे या उन्होंने सत्याग्रह को कैसे समझाया था। It is said of passive resistance that it is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it calls for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. ऐसा कहा जाता है कि सत्याग्रह कमजोर लोगों का हथियार है, लेकिन वास्तव में जो अंदर से मजबूत है वही इस हथियार का यूज कर सकता है। बिना क्षति पहुंचाए हुए किसी का विरोध करते हैं तो इसे पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। पैसिव का मतलब होता है जिसमें चेतना, उत्साह या आत्मविश्वास की कमी है। ऐसा सत्याग्रह को नीचा दिखाने वाले लोग सोचते हैं, या वैसे लोग जो एक्टिव नहीं हैं। तो गांधी जी
कि इस हथियार को लोग पैसिव समझते थे, लेकिन वास्तव में यह एक एक्टिव नहीं बल्कि बहुत ही एक्टिव चीज़ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का आंदोलन को पैसिव नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह तो एक्टिव था। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स। ए सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वाट एवर। सत्याग्रह कोई फिजिकल यानी कि शारीरिक या दिखने वाला फोर्स नहीं है, यह अपने अंदर रहने वाली एक फोर्स है, अपनी अंतरात्मा की ताकत, अपनी सहनशीलता की ताकत। एक सत्याग्रही अपने विरोधी या अपने दुश्मन को ना ही कष्ट देना चाहता है, ना ही उसका विनाश चाहता है। सत्याग्रह के उपयोग में किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स। Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called Satyagraha. The soul is informed with knowledge. It burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. सत्याग्रह एक पवित्र आत्मा या अंतर्मन की ताकत है और अंदर की यह ताकत सच्चाई में है, इसीलिए इस ताकत को सत्याग्रह कहते हैं। सत्य जोड़ आग्रह, मतलब आग्रह सत्य के लिए आग्रह करना। हमारी अंतर्मन की ताकत ज्ञान में है, जहाँ पर प्रेम का लव जलता है, अहिंसा ही परम धर्म है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। यह निश्चित है कि भारत हथियार में ब्रिटेन या यूरोप का सामना नहीं कर सकता। द ब्रिटिश वर्शिप द वार गॉड एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बेरर ऑफ आर्म्स। ब्रिटिश युद्ध की पूजा करते हैं और वह हथियारों के दूत बनना चाहते हैं, मतलब हथियार के बल पर पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। द hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence on. भारत के करोड़ों लोग हथियार नहीं चला सकते और यूरोप का या ब्रिटेन का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अहिंसा को ही अपना परम धर्म बनाना होगा। गांधी जी 1915 में भारत आए। 1916 में यानी 1 साल के बाद वो बिहार के चंपारण में आए और इंडिगो वर्कर्स थे, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इनको सफलता मिली। और उसके बाद अगले साल 1917 में यह खेड़ा गए, वहाँ के किसानों को इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया और सत्याग्रह किया, इन्हें वहाँ पे सक्सेस मिला। और फिर 1 साल के बाद 1918 में ये अहमदाबाद के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और इनको वहाँ पर भी सफलता मिली। तो आप इनकी क्रोनोलॉजी को देखिए कि ये 15 में भारत आते हैं, 16 में चंपारण जाते हैं, वहाँ सक्सेस मिलता है, 17 में खेड़ा जाते हैं, वहाँ सक्सेस मिलता है, 18 में अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ पे सक्सेस मिलता है, ठीक है, और 18 में, ठीक है, और इसी समय वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। इतना कुछ हो रहा था इधर, गांधी जी आने के बाद ये सब धमाल मचा रहे थे यहाँ पर, और अंग्रेज लगे हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ने में, पूरा दिमाग उनका वहाँ पर लगा हुआ था कि अभी यार फर्स्ट वर्ल्ड वार में उलझना है उन्हें। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उलझे हुए थे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड जीत जाता है, ब्रिटेन जीत जाता है, जीतने के बाद जीत तो जाता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है, ठीक है। अब जब उसकी आंख खुलती है, अब वो कंसंट्रेट होता है इंडिया पर, और जब इंडिया पर कंसंट्रेट होता है तब तक यहाँ पर गांधी जी एक नेशनल हीरो बन चुके थे और यहाँ पे धमाल मचा चुके थे, ठीक है। अब गांधी जी को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए अंग्रेजों के पास क्या उपाय था? ये खुद एक लॉयर थे और अंग्रेज जो भी हथकंडा लगाते थे ये उसमें ये फंसते नहीं थे, ये उसमें से निकल जाते थे, क्योंकि इन्हें कानून की बड़ी सूक्ष्म जानकारी थी। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इनकी नेतागिरी को ठीक करने के लिए, गांधी जी को सबक सिखाने के लिए अंग्रेज एक ऐसा कानून बनाते हैं जिसे कि उस ज़माने में काला कानून कहा जाता था, ठीक है। और ये काला कानून क्या था बच्चों, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है बच्चों। थैंक यू।